बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं फर्स्ट ईयर के तीसरे चैप्टर का छठा लेक्चर जो है वो शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें हम सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी पर बात करेंगे। ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। थ्योरीज आपने पढ़ ली हैं सारी, अब आपके टॉपिक्स शुरू होने लगे हैं। तो पहला टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी जो है, इसको समझने के लिए मैं पहले आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ, इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। आपको पता है, जब दो एटम आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी होती है, ये जितनी ज्यादा रिलीज होगी मॉलिक्यूल को, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर यही एनर्जी आप उस बॉन्ड को वापस दे देते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है। तो उसे कहते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी और बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी दोनों एग्जैक्टली सेम होती हैं, और इन्हीं के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। लेकिन आपकी किताब में बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी का तज़किरा उसने किया है, यानी ऐसी एनर्जी जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज होती है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम इतने छोटे होते हैं और उनके दरमियान बिलियंस में बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो अलहदा से निकालना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसका हल ये किया जाता है कि किसी भी चीज़ का एक मोल ले लेते हैं, उसमें जितने भी बॉन्ड्स मौजूद हों उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी। अब बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी जो है, ये जितनी इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतना मॉलिक्यूल समझ लें आप ज़्यादा मजबूत होगा, बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा और बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि ये वही एनर्जी थी जो बॉन्ड के बनते वक्त रिलीज हुई थी। यही एनर्जी आपने वापस देनी है, तो उससे वो बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। इसकी जो एसआई यूनिट्स में, इसकी जो एसआई यूनिट है इसका, वो किलो जूल पर मोल में है। और आमतौर पर ये एक बिगर क्वांटिटी होती है, क्योंकि आप एवोगैड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड जो है उनकी ब्रेकिंग की बात कर रहे होते हैं, तो ये वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली ज़रा बड़ी होती है। अब हम उन फैक्टर्स को देखते हैं जिन पर बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। पहला फैक्टर जो है वो है पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। दो एटम जो आपस में जुड़े हों, अगर उनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब है बॉन्ड बहुत पावरफुल होगा और उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और अगर दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो बॉन्ड कंपैरेटिवली कमज़ोर होगा। आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा। मैं आपके सामने ये हैलोजेंस की एग्जांपल लिखी हुई है किताब में, आपकी वही एग्जांपल मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। देखें जी, टॉप पे है HF, फिर है HCl, HBr और HI। HF की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 567 किलो जूल पर मोल और HCl की है 431 और HBr की है 366 और HI की है 299। ये कंपैरिजन भी आपके सामने मौजूद है। H और F के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन ही है, और इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.9 है, जो कि इसे आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में ले आता है। मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर दो जुड़े हुए एटमों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड आयनिक होता है। इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.9 है, तो ये बॉन्ड आयनिक है। और आप इसकी बॉन्ड एनर्जी देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा है 567 किलो जूल पर मोल। दूसरे पर HCl आता है। HCl की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 431 है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से कम होती है, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। तो दूसरे नंबर पर आप देख लें 431 किलो जूल है। तीसरे पर HBr आ जाता है, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि क्लोरीन से कम है,
तो इसकी बॉन्ड एनर्जी 366 किलो जूल पर मोल है। और एंड पे आ जाता है HI चूंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और आप देख रहे हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी भी सबसे कम है 299 किलो जूल पर मोल। तो ये पहला फैक्टर है जिस पर बॉन्ड एनर्जी का इन्हिसार है, वो है दो जुड़े हुए एटमों के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना वो बॉन्ड मजबूत होगा, उसको तोड़ने के लिए आपको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर ज्यादा होता है तो इसका मतलब एक एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा एटम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा मजबूती से जुड़ जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से। अब दूसरी जो टाइप है जिस पर इसका निसार है वो है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। दूसरा फैक्टर जिस पर बॉन्ड एनर्जी का निसार है वो है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। देखिए जी जरा, मैं आपके सामने एक छोटी सी तस्वीर बना देता हूँ, एक फिगर बना देता हूँ आपके सामने, इससे आपको जरा आइडिया हो जाएगा। अगर दो छोटे एटम मौजूद हों, एक ये एटम है और दूसरा ये एटम है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है तो आप देख लें दोनों के न्यूक्लियस जो है वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। इनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगी एक न्यूक्लियस की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों से। अगर कोई बड़े साइज का आइटम हो, जैसे ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, तो इस एग्जांपल में आप गौर करें दोनों न्यूक्लियस जो है वो बहुत दूर है और इनकी न्यूक्लियस की जो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों से अट्रैक्शन है वो भी कंपैरेटिवली कमजोर होगी। तो आप कह सकते हैं कि अगर एटम का साइज छोटा हो तो बॉन्ड मजबूत होता है, अगर एटम का साइज बड़ा हो तो बॉन्ड कमजोर होता है। आपकी किताब में इसकी भी एग्जांपल दी हुई है। HH की जो बॉन्ड एनर्जी है वो दी हुई है 435 किलो जूल पर मोल, जबकि Cl और Cl की जो बॉन्ड एनर्जी दी हुई है वो है 243 किलो जूल पर मोल। आप देख लें H और H का एटम जो है वो साइज में छोटा है तो इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड मजबूत है जिसकी वजह से इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। क्लोरीन का एटम जो कि हाइड्रोजन की निस्बत साइज में बड़ा होता है तो इसका बॉन्ड भी कमजोर होगा और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगी। तो ये दूसरा फैक्टर है जिस पर इसका निसार है। इसे आप बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। इस फैक्टर को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो आगे आपने टॉपिक बॉन्ड लेंथ भी पढ़ना है। तो आप देख लें जब एटमों का साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, जब बॉन्ड लेंथ कम होगी तो इसका मतलब बॉन्ड मजबूत होगा, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। जब एटमों का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड कमजोर होगा और इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड एनर्जी कम होगी। आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। तो दूसरे फैक्टर को आप बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हैं। अब आगे चलेंगे जरा। तीसरा फैक्टर जो है वो उसने बॉन्ड लेंथ ही लिखा हुआ है। तीसरा फैक्टर उसने बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ पे मैं अभी बातें कर चुका हूँ। अगर दो एटमों के दरमियान बनने वाले बॉन्ड की जो लेंथ है यानी दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर कम होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा, उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यानी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। अगर दो एटम जो है इनका साइज अगर बड़ा है तो उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड कमजोर होगा, आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। इसका मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होगी इस एग्जांपल में। अब और जो लास्ट जो है वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। फोर्थ फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर दो एटमों के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो जाहिर है इसे तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। अगर उन्हीं दो एटमों के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, यानी बॉन्ड एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि अब आपने दो बॉन्ड तोड़ने हैं। और अगर बॉन्ड सिंगल हो तो ये उससे भी कम आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटमों के दरमियान बढ़ते हैं उतना बॉन्ड मजबूत होता जाएगा और उसे तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये आपकी किताब में कंपैरिजन भी दिया हुआ है। मैं कार्बन टू कार्बन का लिखने लगा हूँ। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी है 348 और डबल बॉन्ड की है 614।
और ट्रिपल बॉन्ड की है 839 किलो जूल पर मोल। अब देख लें, अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो बॉन्ड एनर्जी होती है 348, और अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो तो एनर्जी होती है 614, और अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो एनर्जी हो जाती है 3839। अब एक बात आप यहां पर गौर करें, सिंगल बॉन्ड की जो एनर्जी है डबल बॉन्ड की एनर्जी उससे डबल नहीं है, और ना ही ये जो ये 839 जो ट्रिपल बॉन्ड वाली एनर्जी है वो इसका ट्रिपल है। उसकी रीजन ये है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ये होता है सिग्मा बॉन्ड। जब बॉन्ड दो हो जाते हैं, एक सिग्मा हो जाता है, एक पाई हो जाता है। पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली कमजोर होता है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, दो पाई है। यही वजह है कि पाई बॉन्ड्स के बढ़ने की वजह से ये डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सिंगल बॉन्ड से डबल नहीं है, बल्कि डबल से थोड़ी सी कम है। और ये ट्रिपल बॉन्ड वाली जो एनर्जी है वो सिंगल बॉन्ड वाली एनर्जी का ट्रिपल नहीं है, बल्कि उससे कम है। उसकी रीजन ये है कि इसके अंदर दो पाई बॉन्ड मौजूद है, इसमें एक पाई बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड मौजूद नहीं है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, पाई बॉन्ड जो है ये कमजोर होता है सिग्मा बॉन्ड से, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है लीनियर ओवरलैप से, जबकि पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैप से, और पैरेलल ओवरलैप जो होती है वो कंपैरेटिवली कमजोर होती है। तो ये आपका टॉपिक है, बॉन्ड एनर्जी को मैंने एक्सप्लेन किया और उन फैक्टर्स को मैंने डिस्कस किया है जिन पर बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। अब आगे इससे रेलिवेंट एक न्यूमेरिकल टाइप एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप किसी बॉन्ड की जैसे HCl बॉन्ड है, इसकी एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी निकालें तो वो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन अगर उसकी थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी निकालें तो वो बहुत कम आती है। उसकी रीज़न क्या है? तो मैं थोड़ा सा आपके सामने परफॉर्म करने लगा हूँ, रीज़न भी आपके सामने आ जाती है। तो देखें जी जरा, H और H की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 436 किलो जूल पर मोल, और जो Cl की बॉन्ड एनर्जी है वो है 242 किलो जूल पर मोल। H की बॉन्ड एनर्जी भी मैंने लिख दी आपके सामने, Cl की बॉन्ड एनर्जी भी लिख दी है। और क्वेश्चन ये है कि अगर हम HCl एक एटम इसका लें, एक इसका लें, उसकी हम बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करें, जो भी वैल्यू निकलती है वो बहुत कम होती है एक्चुअल वैल्यू से। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा आती है, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो बहुत कम आती है। रीज़न मैं वैसे परफॉर्म करने से पहले ही आपको बता देता हूँ। ये H और H की बॉन्ड एनर्जी और Cl की बॉन्ड एनर्जी आपके सामने लिखी हुई है। H और H की जब हम बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों एटम सिमिलर है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, और नॉन पोलर बॉन्ड कंपैरेटिवली कमजोर होता है। इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमने ये निकाल ली है। इसी तरह Cl भी नॉन पोलर बॉन्ड है, इसकी भी एनर्जी हमने निकाल ली है। लेकिन जब हम H और Cl को आपस में मिलाते हैं तो अब ये पोलर बॉन्ड है, क्योंकि क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। तो जो हमने कैलकुलेटेड वैल्यू फर्ज करें 100 की हुई है, एक्सपेरिमेंटल वाली 200 आती है, क्योंकि अब इनके दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया है, बॉन्ड मजबूत हो गया। आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। मैं कैलकुलेटेड जो वैल्यू है ये इनकी बॉन्ड एनर्जीज की वो आपके सामने निकालने लगा हूँ। पहले देखें जी जरा आप, H और H की बॉन्ड एनर्जी आपने ये निकाली हुई है 436 किलो जूल पर मोल। अब आपने एक मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालनी है, तो आपको पता है ये तो मोलर वैल्यू होती है, एक मोल की वैल्यू होती है। इसका मतलब है इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद है। अगर आपने एक मॉलिक्यूल की निकालनी है तो इसको डिवाइड करेंगे आप एवोगैड्रोस नंबर से, यानी 436 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10⁻23, और आपका आंसर जो आएगा वो होगा 72.42 into 10⁻23 ये वैल्यू निकली है एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की जो है बॉन्ड एनर्जी वो मैंने निकाली है। लेकिन
HCl के मॉलिक्यूल में चूंकि एक H मौजूद है तो यहाँ पर 2 H मौजूद है, इसलिए इसे आप 2 से डिवाइड करें ताकि हमें एक H की बॉन्ड एनर्जी मिल जाए। इसे आप डिवाइड करें 2 से और आपके पास आंसर जो आएगा वो होगा 36.21 into 10 to the power -23। ले जी ये एक H की बॉन्ड एनर्जी जो एक H से एसोसिएटेड है या उसकी कंट्रीब्यूशन है वो मैंने आपके सामने लिख दी है। अब आप Cl और Cl की देखें, ये Cl की जो मैंने बॉन्ड एनर्जी लिखी हुई है ये 1 मोल की बॉन्ड एनर्जी है। इसका मतलब इसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मौजूद हैं। अगर आपने एक मॉलिक्यूल की निकालनी है तो इसे डिवाइड करते हैं एवोगाड्रोस नंबर से, तो इसे डिवाइड करें जी 6.022 into 10 to the power 23 से और आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 40.19 into 10 to the power -23। ये एक मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी निकल आई है और अब आपको एक Cl की चाहिए क्योंकि HCl में तो एक ही Cl मौजूद है ना, तो इसे आप 2 से डिवाइड करें ताकि आपको एक Cl की जो बॉन्ड एनर्जी की कंट्रीब्यूशन है वो आपको मिल जाए। इसे आप 2 से डिवाइड कर दें और आपको आंसर मिलेगा 20.10 into 10 to the power -23। अब आपने H और Cl की निकालनी है तो एक H की आपने निकाल ली, एक Cl की आपने निकाल ली, दोनों को आप जमा कर दें। अगर आपने अब HCl की निकालनी है तो H की ये लिखी हुई है 36.21 into 10 to the power -23, इसमें आप ऐड कर दें ये Cl की 20.10 into 10 to the power -23, आपको जो आंसर मिलेगा वो है 338। आपका जो आंसर मिलेगा सॉरी वो होगा 56.3 into 10 to the power -23। ये एक HCl के मॉलिक्यूल की मैंने आपको बॉन्ड एनर्जी निकाल दी है। अब चूंकि हम एक मोल की बात करते हैं, आप इनसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये तो मोलर वैल्यूज हैं, तो इसको भी आप मोलर वैल्यू में बदल लें, इसे आप मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रोस नंबर से, यानी 6.022 into 10 to the power 23 और आपका जो आंसर आएगा वो होगा 338। HCl की बॉन्ड एनर्जी निकलेगी 338 किलो जूल पर मोल, लेकिन रियलिटी में जो इसकी वैल्यू है वो है 436 किलो जूल पर। आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस मौजूद है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमने इस मदद से निकाली हुई है और ये एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल वैल्यू है, ये ज्यादा है। ज्यादा होने की रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमने निकाली थी नॉन पोलर बॉन्ड से। H और H का बॉन्ड नॉन पोलर है, Cl और Cl का बॉन्ड नॉन पोलर है, लेकिन जब दोनों ने मिलकर HCl बनाया तो HCl पोलर बॉन्ड है और पोलर बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस की वजह से दोनों जो पार्ट होते हैं उनके दरम्यान में ट्रैक्शन ज्यादा होती है, बॉन्ड मजबूत हो जाता है और उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। तो ये आपका टॉपिक जो है बॉन्ड एनर्जी वाला ये खत्म हो गया है। बॉन्ड लेंथ वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू।